जय हिंद। तो आज 6 जुलाई है। लक्ष्य रहेगा 60 दिन। ठीक है, लक्ष्य 60 दिन 60 सेट रहेगा। 60 दिन 60 सेट TRE 4.0 के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं भूगोल का सेशन। तो आपका स्वागत है प्रैक्टिस सीरीज में, प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है श्री गणेश स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो शुरू करते हैं भूगोल का क्वेश्चन। भूगोल का क्वेश्चन है 71वां नंबर से आता है। भूगोल का पार्ट 2 का सेशन में आता है। 71वां नंबर है, यानी इसे 1 नंबर ही मान लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई शेरों का आवास है? तो ये आपका गिर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन सही है। अगर बात करें गिर नेशनल पार्क का, तो गिर नेशनल पार्क का, तो ये गिर नेशनल पार्क जो है वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना, गिर नेशनल पार्क का स्थापना 1913 ईस्वी में किया गया था। एशियाई बब्बर शेरों के लिए किया गया था, उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए। 1960 के दशक में अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था इसे, गिर नेशनल पार्क को। वहीं अगर बात करें सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये भी आपका राजस्थान में है और गिर आपका गुजरात में आ जाएगा। ठीक है, गुजरात में, और सरिस्का आपका राजस्थान में हो जाएगा। सरिस्का राजस्थान में है। ये सरिस्का जो है ये राजस्थान में होगा आपका। और वहीं अगर बात करें कान्हा टाइगर रिजर्व, तो ये आपका मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ठीक है, ये तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में एक बांधवगढ़ भी है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी MP में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भूमध्य सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? तो भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप है आपका सिसिली द्वीप है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये इटली का स्वायत्त प्रदेश है। ठीक है, स्वायत्त प्रदेश है, ये इटली का है। इटली का सिसिली द्वीप है, इटली का स्वायत्त प्रदेश। तो इटली का है ये स्वायत्त प्रदेश, यानी कि इटली में पाया जाता है ये प्रदेश सिसिली द्वीप। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। वहीं अगर बात करें भूमध्य सागर की, तो ये 21 देशों के साथ जो है सीमा बनाती है। 3 महाद्वीप, 21 देश और 3 महाद्वीप के साथ, 21 देश और 3 महाद्वीप के साथ अपना सीमा साझा करती है भूमध्य सागर। एक हो गया आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है, दूसरा यूरोप, और तीसरा हो गया आपका यूरोप। ठीक है, यूरोप, दूसरा हो गया साउथ अफ्रीका, और तीसरा हो गया आपका एशिया। तो ये 3 देशों से अपना सीमा साझा करते हैं, 3 महाद्वीप से और 21 देशों से। वहीं अगर बात करें हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर की अगर बात करें, हिंद महासागर की, तो सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर का कौन सा है? तो मेडागास्कर है। मेडागास्कर है स्थित हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। तो मेडागास्कर है सबसे बड़ा द्वीप। वहीं अगर बात करें प्रशांत महासागर का, पैसिफिक ओशियन का, तो प्रशांत महासागर में है बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप जो है सबसे बड़ा द्वीप है प्रशांत महासागर का। और ग्रीनलैंड जो है सबसे विश्व का वर्ल्ड लार्जेस्ट सबसे बड़ा द्वीप है आपका ग्रीनलैंड।
ठीक है, तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। बात करें ग्रीनलैंड की तो ये आर्कटिक महासागर में है, आर्कटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गल्फ स्ट्रीम की सबसे डैश की खाड़ी से निकलती है, सॉरी, गल्फ स्ट्रीम डैश की खाड़ी से निकलती है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है आपका ये सी नंबर सही हो जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है गल्फ स्ट्रीम। वहीं अगर बात करें गल्फ स्ट्रीम तो इसी मैक्सिको की खाड़ी से होते हुए गर्म जलधारा प्रवाहित होती है गल्फ स्ट्रीम से। गल्फ स्ट्रीम क्या है, तो ये एक गर्म जलधारा है और मैक्सिको के होते हुए धारा प्रवाहित होती है। अटलांटिक महासागर की धाराएं की बात करें, अटलांटिक महासागर की, अटलांटिक ओशियन की अगर बात करें तो इनकी गर्म जलधारा के बारे में अगर बात करें यहाँ की, तो ये फ्लोरिडा की जलधारा है, एक फ्लोरिडा की जलधारा गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम है, ये दूसरा नंबर हो गया, ये गल्फ स्ट्रीम हो गया। तीसरा नंबर में आ जाएगा ब्राज़ील की धारा, तो ये फ्लोरिडा और ब्राज़ील की जलधारा, ठीक है, ये गर्म जलधारा है। अगर बात करें ठंडी जलधारा की और अटलांटिक महासागर के ठंडी जलधारा की, तो ठंडी जलधारा के बारे में आपका कनारी की धारा ये ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड जलधारा ये ठंडी जलधारा है। और लेब्राडोर की जलधारा ये आपका ठंडी जलधारा है, ठीक है, लेब्राडोर की जलधारा ये ठंडी जलधारा है। तो ये अटलांटिक ओशियन की जलधारा है। अटलांटिक ओशियन की गर्म जलधारा कौन सा है, तो फ्लोरिडा की जलधारा और ब्राज़ील की जलधारा। वहीं अगर बात करें ठंडी जलधारा अटलांटिक ओशियन की, तो कनारी जलधारा, फॉकलैंड जलधारा और लेब्राडोर की जलधारा, तो ये आपका हो गया ठंडी जलधारा। वहीं अगर बात करें पैसिफिक ओशियन का, तो इसमें गर्म जलधारा की बात करें पैसिफिक ओशियन में, तो इसमें क्यूरोशियो, ठीक है, क्यूरोशियो की जलधारा हो गया। और दूसरा हो गया आपका सुशीमा की जलधारा, तो ये हो गया आपका गर्म जलधारा। वहीं अगर बात करें ठंडी जलधारा की पैसिफिक ओशियन, ठंडी जलधारा की पैसिफिक ओशियन में क्यूराइल की जलधारा, ये हो गया आपका पैसिफिक ओशियन की ठंडी जलधारा। वहीं हम्बोल्ट को ही पेरू जलधारा कहते हैं, ठीक है, हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा, तो ये हो गया आपका पैसिफिक ओशियन की जलधारा। हम्बोल्ट या पेरू और क्यूराइल की जलधारा, ये दोनों हो गया आपका ठंडी जलधारा। और वहीं गर्म जलधारा क्यूरोशियो और सुशीमा, ये हो गया पैसिफिक ओशियन की गर्म जलधारा। वहीं अगर बात करें हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर में 3 जलधाराएं हैं, 2 गर्म जलधारा है। तो गर्म जलधारा हो जाएगा आपका मोजाम्बिक की जलधारा। वहीं अगुलहास, ये भी हो जाएगा अगुलहास, तो ये दोनों गर्म जलधाराएं हैं। और ठंडी जलधारा की बात करें तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो है ये आपका है हिंद महासागर की ठंडी जलधारा। तो हिंद महासागर की ठंडी जलधारा ये हो गया। 74 नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। तो ये पूर्वी तट का जो है ये हल्दिया बंदरगाह हो जाएगा, ठीक है, पारादीप हो जाएगा और तूतीकोरिन, ये तीनों बंदरगाह जो है उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। ये तीनों बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित हैं।
अगर बंदरगाहों की बात करें तो यहाँ पे है आपका कांडला बंदरगाह, ठीक है। यहाँ पे आपका आ जाएगा कांडला बंदरगाह। ये भारत का जो है कांडला, ये भारत का सबसे बड़ा आयातित बंदरगाह है। यहाँ वस्तुओं का आयात होता है कांडला बंदरगाह पे। और ये ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। और ये कच्छ की खाड़ी में देख रहे हैं स्थित है। अगर कांडला की बात करें तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त होते हैं, तो पेट्रोलियम और उर्वरक, ठीक है। पेट्रोलियम और उर्वरक जो है यहीं से आयात होते हैं, पेट्रोलियम और उर्वरक का। इसका एक महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, उत्तर भारत में जो है सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता उर्वरक और पेट्रोलियम का तो यही बंदरगाह से उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला बंदरगाह ही है। आपूर्ति जितना वस्तुओं का होता है लगभग, तो ये सारा उत्तर भारत में पहुंचाते हैं यहीं के बंदरगाहों से। वहीं बात करें कि भारत में 13 बड़े बंदरगाहों में 13 बड़े बंदरगाह हैं भारत में, तो उसमें से 3 बंदरगाह जो है आपका तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु में है 3 सबसे बड़ा बंदरगाह। वहीं अगर बात करें 13 बड़े बंदरगाहों में, तो 200 छोटे बंदरगाहों में सर्वाधिक और 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं, जिसमें से सर्वाधिक 53 बंदरगाह, ठीक है, छोटे छोटे 53 बंदरगाह मुंबई में है, महाराष्ट्र में, ठीक है। मुंबई में, महाराष्ट्र में, सॉरी मुंबई नहीं, महाराष्ट्र में। वहीं मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, मुंबई की बात करें तो ये भारत का जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है, तो प्राकृतिक बंदरगाह है मुंबई। ये बनाया गया नहीं है किसी से, ये खुद व खुद प्रकृति के रूप से सबसे बड़ा बंदरगाह है बना हुआ। यहीं पे आपका जो है नावा सेवा बंदरगाह है मुंबई में ही। और चेन्नई सबसे पुराना बंदरगाह है। वहीं बात करें चेन्नई की, तो यहाँ पे है चेन्नई आपका, चेन्नई, तो यहाँ चेन्नई बंदरगाह है, ये सबसे पुराना बंदरगाह है, ठीक है, प्राचीन बंदरगाह है, ये प्राचीन बंदरगाह है। वहीं बात करें पारादीप बंदरगाह आपका यहाँ उड़ीसा में पड़ेगा, हल्दिया बंदरगाह वेस्ट बंगाल में पड़ेगा, और कोलकाता बंदरगाह भी वेस्ट बंगाल में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में अभी भी रेड होल माइनिंग की जाती है। तो किस भारतीय राज्य में अभी भी रेड होल माइनिंग होता है, रेड होल माइनिंग, तो ये पूर्वोत्तर राज्य में होगा, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, मेघालय। यहाँ का जो माइनिंग होता है व्यक्तिगत तौर पर जो है जनजातियों का स्वामित्व होता है, स्वामित्व जो है खनिजों पर स्वामित्व जो होता है माइनिंग का, जितने भी खनिज माइनिंग के द्वारा निकाले जाते हैं उसका स्वामित्व जनजातियों का होता है। जनजाति व्यक्तिगत स्तर पर समुदाय प्राप्त करते हैं। वहीं मेघालय की बात करें तो यहाँ कोयला, लोह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। डोलोमाइट, ठीक है, और चूना पत्थर हो गया, और लोह अयस्क, ठीक है। तो ये इसका विशाल भंडार यहाँ पाया जाता है, कोयला, लोह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट। रेड होल माइनिंग क्यों कहा जाता है यहाँ के माइंस को, यहाँ के माइन जो होता है खनिज जो जब खुदाई करके निकाला जाता है, तो यहाँ का जवाई और चेरापूंजी में, जवाई स्थान है मेघालय में, जवाई और चेरापूंजी में मेघालय में है, जवाई और चेरापूंजी। यहाँ का कोयला का खनन होता है, यहाँ पे कोयला का खनन किया जाता है, कोयला का खनन किया जाता है। जवाई और चेरापूंजी नामक स्थान मेघालय में है। तो यहाँ परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, परिवार के सदस्यों के द्वारा जो किया जाता है, तो लंबी सुरंग के रूप में कोयला का खनन किया जाता है।
तो इसी रूप में ये बनता है, इसीलिए बोलता है इसे रेट होल माइनिंग। तो ये एक लंबी सुरंग के रूप में करता है, संकीर्ण सुरंग के रूप में। ठीक है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मेघालय में 2014 में कोयला खदानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो 2014 में जो है इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, तेंदू, अमलतास, बेल जैसे सामान्य पेड़ भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो तेंदुल, अमलतास, बेल किस प्रकार के वन में आते हैं? तो ये बेल जो है हल्का कटीला होगा, तो ये शुष्क पर्णपाती वन हो जाएगा। ठीक है, शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वहीं अगर बात करें आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन का, तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय, तो इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं और अंडमान निकोबार में द्वीप समूह में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में के साथ साथ दक्षिणी भारत में भी पाए जाते हैं। तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन जो है आपका पश्चिमी घाट में, अंडमान निकोबार में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी भारत में पाए जाते हैं। ये वन वर्ष भर हरे रहते हैं। आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन जो है वर्ष भर हरे रहते हैं। क्या होते हैं? ये वर्ष भर हरे रहते हैं। आगे है, इसका उदाहरण क्या है? रोजवुड है, मोहगनी है, रोजवुड, मोहगनी, एनी इबोनी, एनी इबोनी, रोजवुड, मोहगनी, ये सब आपका आर्द्र उष्णकटिबंधीय वनों में आएंगे। अगर बात करें आर्द्र सदाबहार वन की, तो इस प्रकार के वन जो है कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। आर्द्र सदाबहार वन, आर्द्र जहाँ मौसम आर्द्र रहेगा लेकिन वहाँ भी वर्षा हल्का फुल्का होगा। तो इस प्रकार के वन में सफ़ेद देवदार जो है, ये आर्द्र सदाबहार वन में लगभग आपका जो है जहाँ पे शीत होता है, बर्फीला जगह, वहाँ पे पाया जाएगा। सफ़ेद देवदार, हेलॉक, होलॉक, कैश, शुष्क सदाबहार वन। इस प्रकार के वन उत्तर दिशा में शिवालिक पहाड़ियों, हिमालय क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों और हिमालय की तलहटी में 1000 मीटर की ऊंचाई में पर पाया जाता है। तो 1000 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वन पाए जाते हैं? और 1000, फिर 2000, 2000 से 3000 के बीच में कौन से वन पाए जाते हैं? 3000 से 4000 की ऊंचाई में जो वन पाए जाते हैं वो टुंड्रा प्रकार का वन पाया जाता है। ठीक है, टैगा और टुंड्रा। और 3000 के बीच में जो पाया जाता है और ये, तो इस सब के बारे में भी बात करेंगे। तो ये देखिए 1000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं देवदार। अगर बात की, ये याद रखिएगा, होलॉक देवदार और कैल शुष्क, ये सदाबहार वन हिमालय की तलहटी में 1000 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। उदाहरण में और अनार, जैतून, ओलियंडर। ठीक है, अनार, जैतून, ओलियंडर शुष्क सदाबहार वन। इस प्रकार के वन, सॉरी यहाँ थोड़ा मिस हो गया। ठीक है, यहाँ से सेंटेंस थोड़ा बदल जाएगा। आर्द्र सदाबहार वन याद रखिएगा, आर्द्र सदाबहार वन में देवदार, हेलॉक और कैल, देवदार, हेलॉक, होलॉक और कैल, तो ये जो है आपका आर्द्र सदाबहार वन में आएंगे। वही शुष्क, ध्यान रखिएगा, यहीं अगर बात करें शुष्क सदाबहार वन की, तो शुष्क ये है आपका आर्द्र सदाबहार वन। वहीं शुष्क सदाबहार वन की बात करें, इस प्रकार का वन जो है उत्तर दिशा में, तो ये वन जो है कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। देवदार, होलॉक और कैल कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। वहीं शुष्क सदाबहार वन जो है, इस प्रकार का वन जो है उत्तर दिशा में शिवालिक पहाड़ियों के तलहटी में पाया जाता है, हिमालय तलहटी में, जो कि 1000 मीटर की ऊंचाई में पाया जाता है शुष्क सदाबहार वन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है? अनार, जैतून, ओलियंडर। ओलियंडर याद रखिएगा विशेष प्रकार से, ओलियंडर और जैतून। तो ये हो गया आपका ओलियंडर और जैतून, अनार, शुष्क सदाबहार वन। और आर्द्र सदाबहार वन में देवदार, हेलॉक और कैल। कांटेदार वन
यहाँ क्या होता है, 50 सेंटीमीटर से कम बारिश जहाँ होता है उसे कांटेदार वन वहाँ पाया जाता है। इस प्रकार के वन वहाँ पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा जो है 50 सेंटीमीटर से कम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे बबूल, कॉकस, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजरी, नीम भी आता है, ध्यान रखिएगा। खेजरी, पलास भी आता है कांटेदार में, नीम भी, और खेजरी तो आता ही है, खेजरी, नीम, खजूर, ये सब भी आता है आपका। बैर भी आता है, बैर, कोकोस, ये ध्यान रखिएगा, ये सब कांटेदार वन में आता है। अगला क्वेश्चन है, उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताइए जहां नदी एक पहाड़ी से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है, तो उसे अरीय जल पैटर्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अरीय अपवाह तंत्र। ठीक है, क्या होता है, ये पहाड़ी है, आप इसे पहाड़ी मान लीजिए, और यहाँ पे पहाड़ी है और इधर से नदी निकलती है, इधर से नदी निकलती है और इधर से, चारों तरफ से नदी निकलकर इसे प्रवाहित होती है, तो इसे अरीय अपवाह तंत्र कहते हैं या अरीय जल पैटर्न। इनमें उदाहरण में अगर बात करें तो अमरकंटक की पहाड़ी जो है ये अरीय अपवाह तंत्र है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, रांची का पठार भी हो जाएगा और अमरकंटक का पठार या पहाड़ी, तो अरीय अपवाह तंत्र में हो गया। अगला नंबर है, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है? हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है 8611 मीटर है, 8611 मीटर, ये आपका K2 का हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। वहीं अगर बात करें दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी, ये दूसरी, इसकी विश्व की दूसरी भी कहेंगे और इसको मतलब कि हिमालय की दूसरी भी कहेंगे, और तीसरी अगर बात करें तो कंचनजंगा है, कंचनजंगा, और इसका ऊंचाई है 8598 मीटर। ठीक है, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी एक पर्यावरणीय चिंता नहीं है? तो इसमें पर्यावरणीय चिंता के बारे में बता रहे हैं, तो प्लास्टिक के उपभोग और उपयोग में वृद्धि, तो ये तो है ही नहीं। पूछ रहा ग्लोबल वार्मिंग, ये है ही। ओजोन परत का बढ़ना, तो ये क्या है, पर्यावरणीय चिंता नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओजोन परत का बढ़ना पर्यावरणीय चिंता नहीं है, और ये दोनों है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट का नाम क्या है? तो गुजरात में जो स्थित है पेट्रोलियम साइट, उसका अंकलेश्वर प्रसिद्ध इसका है नाम। प्रसिद्ध पेट्रोलियम साइट है अंकलेश्वर, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। वहीं अगर बात करें पेट्रोलियम साइट की, तो अंकलेश्वर की, तो ये गुजरात राज्य में खंभात तथा अंकलेश्वर महत्वपूर्ण पेट्रोलियम क्षेत्र है। गुजरात में पेट्रोलियम क्षेत्र जो है साइट, ये खंभात जो है, खंभात, ठीक है, खंभात की खाड़ी जो है इसी में स्थित है। गुजरात राज्य में खंभात, यहाँ भी पेट्रोलियम पाया जाता है आपका खंभात में, और अंकलेश्वर में, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है गुजरात का। नवगांव, कोशांबा, औलपाद, ढोकला, मेहसाना, कलोल आदि स्थान जो है पेट्रोलियम क्षेत्र का विस्तार है, यहीं पे स्थित है आपका गुजरात में। नवगांव है, ठीक है, नवगांव, कोशावा, नवगांव है, कोशावा है, कोशावा, नवगांव है, औलपाद है, औलपाद भी है, औलपाद भी है, नवगांव, कोशावा, ढोकला है, ढोकला है, ढोकला का बीच में होगा, ठीक है, ढोकला, मेहसाना है। अगर बात करें मेहसाना, ये सब पेट्रोलियम क्षेत्र है, इसका पेट्रोलियम का विस्तार क्षेत्र है। प्रसिद्ध जो है अंकलेश्वर है और खंभात की खाड़ी है, ठीक है, खंभात क्षेत्र। वहीं भारत का पहला पेट्रोलियम के बारे में बात करें, भारत का पहला पेट्रोलियम की बात करें तो
पहला जो पेट्रोलियम है भारत का, तो ये डिब्रूगढ़ है, ठीक है, डिगबोई है, डिगबोई। ये क्या है, भारत के सबसे पहला कुआं है डिगबोई, जो कि असम में है। 1901 में इसे खोजा गया था। वहीं अगर बात करें, देश का लगभग 60% पेट्रोलियम की आपूर्ति जो है, 60% पेट्रोलियम खनिज तेल की आपूर्ति बम्बई हाई पेट्रोलियम से होती है। क्या होती है? मुंबई हाई पेट्रोलियम से होती है। 60% खनिज का आपूर्ति, पेट्रोलियम खनिज का तेल, खनिज तेल की आपूर्ति देश में, पूरे देश में 60% मुंबई से होती है, मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? काली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका, यह मिट्टी के सभी प्रकारों में सबसे कम उपजाऊ होती है। नहीं, ये गलत है। आपका, यह दक्षिणी पठारों के अधिकांश हिस्सों में पाई जाती है। तीसरा नंबर है कि यह उत्तर भारतीय गंगा के मैदानों के अधिकांश भागों में पाई, तो ये आपका सही नहीं है। ये आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है, नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। इसे चरनोजम रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, काली मिट्टी को। और ये दक्षिण भारत में ज़्यादा पाया जाता है, दक्षिण पठारों के अधिकांश हिस्सों में पाया जाता है। आपका महाराष्ट्र और दक्षिणी पश्चिमी आपका एमपी हो जाएगा, फिर पूर्वी दक्षिणी गुजरात हो जाएगा। तो इस प्रकार के दक्षिणी भागों में पाया जाएगा, ठीक है। काली मिट्टी की बात करें तो ये बैसाल्ट लावा से, उसके अवक्षेप से बनता है, बैसाल्ट चट्टानों के अवक्षेप से काली मिट्टी का निर्माण होता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी आग्नेय शैल नहीं है? कौन सी आग्नेय शैल नहीं है, ठीक है। तो आपका इसमें से हो जाएगा डोलोमाइट हो जाएगा, ये आग्नेय शैल नहीं है। जैसे ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट आपका आग्नेय शैल है, इसे नीश में परिवर्तित होता है, ग्रेनाइट नीश में परिवर्तित होता है, आग्नेय शैल है। वहीं बैसाल्ट भी है, इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है, बैसाल्ट चट्टानों से, ये भी आपका आग्नेय शैल है, ठीक है। और डोलोमाइट जो है ये आग्नेय शैल नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन, भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए अधिनियम कब लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम जो है ये 1981 में लागू हुआ था, और जो कि इसमें से नहीं है कोई। 1981 में लागू हुआ था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये 1986 में लाया था सबसे पहली बार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका 1972 में आया था, ठीक है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन जीव संरक्षण, ठीक है, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। जनवरी 2018 में जनवरी 2018 में पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ग्रीन गुड डीड्स, ठीक है, डीड्स कार्यक्रम शुरू किया था, ग्रीन गुड्स डीड्स कार्यक्रम। बात करें प्रदूषण रोकथाम के उपाय, तो वाहनों के ईंधन से निकलने वाले धुएं पर नियंत्रण करना, जीवाश्म ईंधन का न्यूनतम इस्तेमाल करना, कम से कम इस्तेमाल करना,
और वह वृक्षारोपण कार्यक्रम निरंतर चलते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि प्रदूषण संरक्षण में मददगार साबित होगा। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर, कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? तो आपका प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तो ये आपका हो जाएगा पनामा नहर जो है, ये आपका प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ठीक है, जो कि इनमें से कोई नहीं है, तो उपयुक्त में इनमें से कोई नहीं, ई नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। वहीं बात करें पनामा नहर का, तो पनामा नहर का निर्माण 14 अगस्त 1914 में पूरा हो गया था। 14 अगस्त 1914 ईस्वी को पनामा नहर पर 2000 से पनामा शहर का अधिकार हो गया था। पनामा नहर जो 14 अगस्त 1914 को बनकर तैयार हुआ, इस पर 2000 साल में 2000 वर्ष में 2000 ईस्वी में पनामा नहर पर पनामा शहर का अधिकार हो गया, जो कि इसी के ऊपर बसा हुआ है पनामा शहर, इसी के नाम पे रखा गया पनामा नहर। ठीक है, पनामा शहर का अधिकार हो गया 2000 ईस्वी में। वहीं शू नहर की बात करें तो शू नहर जो है सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील से को जोड़ती है। सुपीरियर झील जो है नॉर्थ अमेरिका में है और ह्यूरॉन झील नॉर्थ अमेरिका में है। और ये सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को कौन जोड़ती है? तो शू नहर जोड़ती है। वहीं स्वेज नहर की बात करें तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है स्वेज नहर। किल नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बीच में कौन सी नहर है? तो किल नहर है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है किल नहर। वहीं अल्बर्ट नहर होगा यहाँ। अल्बर्ट नहर की बात करें तो अल्बर्ट नहर जो है, अल्बर्ट नहर एटवर्प लीग और वेनेक्स को जोड़ती है, वेनेक्स और एटवर्प। वहीं एपी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। किल नहर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। बाल्टी में क्या है? किल ठोका हुआ है और उत्तर दिशा में, मतलब कि किल नहर बाल्टी में किल ठोका हुआ है उत्तर दिशा में, तो बाल्टी ये हो जाएगा आपका किल नहर से बाल्टी के उत्तर दिशा में किल ठोका हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका, ट्रिक लगा दीजिए। बाल्टी के उत्तर दिशा में किल ठोका है तो उत्तर से हो गया उत्तर सागर और बाल्टिक सागर और किल नहर। वही केपी नहर जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है, ये भारत का है और ये BBI लगा दीजिए, ये महत्वपूर्ण है। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है। केपी नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ती है केपी नहर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। न्यू वाटरवे जो है, न्यू वाटरवे उत्तरी सागर और रॉटरडम उत्तरी सागर जो है और रॉटरडम को जोड़ती है न्यू वाटरवे ये उत्तरी सागर और रॉटरडम को जोड़ती है। इरी नहर जो है, इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। ये नहर है, इरी नहर निकलती है आपका इरी झील से और मिशिगन झील में जाके मिलती है, तो ये हो गया आपका इरी नहर। नॉर्थ अमेरिका में पाया जाएगा आपका, नॉर्थ अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका का है इरी। ठीक है, महान ग्रेट लेक का ये हिस्सा है। तो ये हो गया आपका स्वेज नहर हो गया, किल नहर हो गया, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है, स्वेज नहर हो गया आपका। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ दिया है सही नहीं है। ठीक है, इसको घेर दिए हैं, तो यहाँ सही नहीं बोला है, सही नहीं है नीलगिरी के संबंध में। ए नंबर है इन पहाड़ियों के ऊपर में बड़े पैमाने पर चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है, तो ये सही है। यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है
और यह भारत के पश्चिमी घाटों में स्थित है। तो ये तो सही है, ठीक है। और उपयुक्त में एक से अधिक। नीलगिरी पहाड़ी क्या है? नीलगिरी पहाड़ी जो है इधर से तमिलनाडु इसमें मिलती है, इधर से केरल मिलती है, इधर से कर्नाटक, ठीक है। ये कर्नाटक हो गया, इधर से केरल हो गया और इधर से तमिलनाडु, ठीक है। ये तीनों का संयुक्त क्षेत्र है। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का भी ये संयुक्त क्षेत्र है नीलगिरी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का, ठीक है। इधर से पूर्वी पश्चिमी घाट मिलता है आपस में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा कि यही सही नहीं है। अगर नीलगिरी की बात करें तो ये जो है अधिक क्षेत्र किस राज्य का छेकता है नीलगिरी पहाड़ी? तो ये देखा अभी आपने, इधर से इतना पूरा बड़ा क्षेत्र है, ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर से हल्का सा कर्नाटक, इधर से हल्का केरल सटता है। तो ये मूलतः जो है आपका तमिलनाडु क्षेत्र में आपका हो जाएगा, तमिलनाडु में, ठीक है। अगर बात करें नीलगिरी की तो इसका सबसे ऊंची चोटी है 2637 मीटर है, दोदाबेटा है इसकी सबसे ऊंची चोटी। और ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है नीलगिरी। वहीं दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी ये नीलगिरी कहा जाएगा, दोदाबेटा। नीलगिरी के ऊपर जो है उदकमंडल जो है, उदकमंडलम पर्यटन है, ऊटी जिसे कहते हैं, उदकमंडलम पर्यटन स्थल जो है यहीं पर स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी पर ही अवस्थित। अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर बात करें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो अन्नामलाई की पहाड़ी पर अनाईमुड़ी है, जो कि 2695 मीटर ऊंचाई है, 2695। तो ये है अन्नामलाई की ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। और नीलगिरी की दोदाबेटा 2637 मीटर। तो इसमें चाय कॉफ़ी भी होता है, ये सही है, ए नंबर भी सही है और सी नंबर भी सही है। वहीं नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित होता है एगो टोडा जनजाति निवास करते हैं, ठीक है। अगला नंबर है बारी दोआब। बारी दोआब डैश के बीच का क्षेत्र है। बारी जैसे है इसी से आपका निकल जाएगा ब्यास, रो से रावी, बौ से ब्यास और रो से रावी, ठीक है। ये तो ब्यास और रावी के बीच में बारी दोआब है। कौन सा दोआब है? तो बारी दोआब है ब्यास और रावी का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वहीं बात करें जेज, जेज या जेज, जेज जेज, ठीक है, जेज या जेज ही रखिए, जेज। तो इसे क्या होगा? झेलम, जैसे झेलम, ठीक है। चेज भी कहा जाता है, चेज दोआब या चेज या जेज, हाँ चेज बोला जाता है। तो आपका हो जाएगा झेलम और चिनाब, ठीक है। झेलम चिनाब के बीच में है चेज दोआब। वहीं विष्ट दोआब की बात करें, विष्ट दोआब तो ये आपका हो जाएगा आपका ब्यास और सतलुज नदी के बीच में। तो विष्ट दोआब हो जाएगा सतलुज और ब्यास के बीच में, ब्यास के बीच में। वहीं अगर बात करें सिंधु और झेलम के बीच में, सिंधु और झेलम, सिंधु झेलम के बीच में, तो ये हो जाएगा सिंध सागर, सिंध सागर दोआब, ठीक है। और रचना दोआब की बात करें, रचना दोआब की तो ये चिनाब और रावी, रचना दोआब की बात करें तो ये चिनाब और रावी का हो जाएगा क्षेत्र। अगला नंबर क्वेश्चन है, ये लर्न टॉप क्वेश्चन ही है। सुंदरवन डेल्टा में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है? तो किस राज्य की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है? तो त्रिपुरा, तीनों ओर से त्रिपुरा को बांग्लादेश इसको घेरता है। मिजोरम नहीं लगेगा। और मेघालय की अगर बात करें तो ये भी हो जाएगा आपका, तो ये दोनों उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, ये मिजोरम का भी सीमा लगेगी। तो अगर बात करें बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश ये इधर से आपका जो है यहाँ तक आपका आ जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ये हो गया आपका पूरा एरिया बांग्लादेश का।
तो इधर से जो है मिज़ोरम, त्रिपुरा, मेघालय और यहाँ से आपका जो है असम लगता है और यहाँ से भी असम लगता है बांग्लादेश से और इधर से पश्चिम बंगाल। तो 5 राज्यों से लगती है बांग्लादेश से सीमा। एक हो गया, 2 जगह से असम लगता है, पश्चिम वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, 2 हो गया, मेघालय हो गया, 3 हो गया, त्रिपुरा 4 हो गया और मिज़ोरम 5 राज्य बांग्लादेश से सीमा साझा करती है। तो उपयुक्त में 1 से अधिक हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुनामी का कारण नहीं है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, मृदा अपरदन सुनामी का कारण नहीं है। भूकंप हो जाएगा, समुद्र के अंदर भूस्खलन, ये हो जाएगा सुनामी का कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उड़ीसा में पाया जाता है। 90% से अधिक भंडार जो है उड़ीसा के क्योंझर में पाया जाता है। क्योंझर और प्लस क्योंझर और कैसे कटक, तो ये दोनों जगह पे उड़ीसा के कटक और क्योंझर में 90% से अधिक जो है भारत का क्रोमाइट पाया जाता है उड़ीसा में। क्रोमाइट का जो है निक्षेप धारवाड़ और कायांतरित शैलों में मिलते हैं। ये धारवाड़ शैलों की खनिज है, धारवाड़ शैलों की खनिज है और ये कायांतरित शैलों से पाया जाता है। क्रोमाइट तथा निकेल साथ साथ पाए जाते हैं। क्रोमाइट के साथ साथ जो है आपका क्रोमाइट के साथ साथ निकेल भी पाया जाता है। ठीक है, निकेल, तो ये ध्यान रखें। निकेल की बात करें तो निकेल का भी भंडारण उत्पादन में ये एकाधिकार जो प्राप्त किया हुआ है तो उड़ीसा राज्य ही है, ओडिशा भी ही है। ठीक है, वहीं बात करें महाराष्ट्र की तो यहाँ भी पाया जाता है कुछ इलाकों में और कर्नाटक के कुछ इलाकों में भी पाया जाता है। सीमित भंडार है क्रोमाइट के, सिर्फ क्रोमाइट के साथ साथ पाए जाते हैं। क्रोमाइट और निकेल, तो सीमित भंडार है क्रोमाइट, हल्का उसमें निकेल। अगला क्वेश्चन है, अटॉक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ी है? तो ये काबुल नदी हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन सही है। काबुल नदी जो है सिंधु नदी की दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। काबुल हो गया और गोमल हो गया, कुर्रम हो गया, ये जो है सिंधु की सहायक नदी है, दाएं छोर से मिलने वाली। सिंधु की बात करें तो सिंधु नदी बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है मानसरोवर के पास से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में प्रचलित वन्यजीव अभ्यारण्य होना चाहिए? वन्यजीव सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है। अच्छा, सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में शुरू किया गया था। तो ये प्रोजेक्ट टाइगर हो जाएगा। ए नंबर आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। 1 अप्रैल 1973 को। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यूके में है, जो उत्तराखंड में, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत हुआ था। ठीक है, जिम कॉर्बेट की अगर बात करें, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये बाघ जो है, बाघ के लिए सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र है जिम कॉर्बेट। सबसे बड़ा नहीं, सबसे अधिक घनत्व वाला है। ठीक है, सबसे अधिक घनत्व वाला है जिम कॉर्बेट। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो ये कैलाश सांखला को कहा जाता है। कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, सांखला। ठीक है,
टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ये नरेंद्र मोदी ने इसे घोषित किया 15 अगस्त 2020 को। ये ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 2020 को इसका टाइगर मैन ऑफ कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया घोषित किया। सॉरी, लायन प्रोजेक्ट का घोषणा किया प्रधानमंत्री ने। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है कैलाश सांकला है, कैलाश सांकला है टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, कैलाश सांकला टाइगर मैन ऑफ इंडिया है। लायन प्रोजेक्ट की घोषणा 15 अगस्त 2020 को, 15 अगस्त 2020 को लायन प्रोजेक्ट की घोषणा की गई पीएम के द्वारा। ठीक है। क्वेश्चन है, क्षोभमंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत गलत है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता है। ये सही है आपका। इसके औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, तो ये सही है। ठीक है, तो ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता नहीं है, सॉरी, ये ऊंचाई के साथ साथ घटता है। जितने ऊंचाई पे आप जाएंगे तो बोलता है ना तापमान घटता है, तो ये घटता है, उसके बाद बढ़ता है। ठीक है, मध्य मंडल से बढ़ना शुरू होता है, तो ये क्षोभमंडल में घटता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केवल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप किसके निकट स्तर है? तो पेंजिया जो है किसके निकट स्तर है? तो आपका जो है गोंडवाना लैंड का हो जाएगा, दक्षिण महासागर का भी हो जाए, सॉरी, दक्षिण अफ्रीका का हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका का। और दक्षिण अफ्रीका हो गया आपका, मेडागास्कर हो गया, मेडागास्कर हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी, ये सब सीमा, भारत का सीमावर्ती क्षेत्र जो है। फिर अंटार्कटिक महाद्वीप मतलब महादेश हो गया अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका। और दक्षिणी अमेरिकी देश हो गया दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका जो है, ये सब जो है क्या होता है, इन सब के शिलाओं से जीव जंतुओं और वनस्पतियों से पता लगाया जाता है। जलवायु आदि के अध्ययन से गोंडवाना प्रदेश की जानकारी मिलती है। लोरिया और गोंडवाना प्रदेश के मध्य तेथिस नामक एक संकरा सागर था। लोरेशिया जो है, लोरेशिया या यूरेशिया बोलिए या लोरेशिया था पहले। लोरेशिया और गोंडवाना के बीच में, गोंडवाना के बीच में एक तेथिस सागर था। ठीक है, इसके बीच में तेथिस सागर। अगला क्वेश्चन है, आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र जो है आपका हो जाएगा उत्तर में और दक्षिणी ध्रुव के निकट स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? म्यांमार के साथ जो है भारत की किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो 4 राज्य हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार, नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल, मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल हैं? तो ये आपका हो जाएगा सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, इस पे जैसे आपका द्वीप है ना, इसमें असम में है स्थित विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सॉरी, ये सुंदरवन नहीं होके ये आपका हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका के बीच में जो है, भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, आपका ये क्षेत्र जो है ये हो जाएगा। और यहाँ से सकरा है, ऐसे आया हुआ ऐसे है, तो ये हो गया आपका पाक की खाड़ी, पाक की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी, सॉरी ए।
अगला क्वेश्चन है, कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो बिहार जो है कोपेन महोदय के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश और बिहार जो है किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? तो ये हो जाएगा CWG। ठीक है, तो कोपेन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार की CWG प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं। तो CWG जलवायु प्रदेश क्या होता है? तो ये भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। भारत की जलवायु कैसी है? तो मानसूनी प्रकार की है। जलवायु वर्गीकरण के अनेक पद्धति हैं। कोपेन का जलवायु पद्धति वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है। ठीक है, तो जलवायु के प्रकार के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो CWG बिहार का है। ठीक है, बिहार का, और उत्तर प्रदेश है CWG, ये ध्यान रखिएगा। आगे है AMW। जहाँ छोटी W होगा वहाँ क्या होगा? विंटर सीजन में क्या है कि बारिश नहीं होगा। विंटर में बारिश नहीं होगा, यानी शीत ऋतु में बारिश नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका AMW, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार। लघु शुष्क ऋतु वाला तो कहाँ पाया जाता है AMW वाला? तो गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट पर। ठीक है, गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तट पर पाया जाता है। आगे है AS प्रकार की जलवायु। ये क्या है AS प्रकार की जलवायु? तो सूक्ष्म ग्रीष्म। ठीक है, सूक्ष्म और ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार। ठीक है, मानसून का प्रकार है सूक्ष्म ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार। तमिलनाडु का कोरोमंडल तट में एस जहाँ आ जाएगा तो यहाँ क्या होगा? समर में बारिश नहीं होता है। समर में बारिश नहीं होता यानी कि गर्मी में बारिश नहीं होता है। ठीक है, गर्मी में बारिश कहाँ, यानी कि शीत में तब होता है। तो शीत में कहाँ होता है? तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में होता है। ठीक है, यानी कि AS प्रकार की जलवायु, गर्मी में यहाँ बारिश नहीं होती है। पूरे भारत में होता है लेकिन यहाँ नहीं होता है, वृष्टि छाया प्रदेश के अनुसार नहीं होता है। ठीक है, AW उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार। W का मतलब वही है, विंटर में बारिश नहीं होता है, नहीं शीत ऋतु में। तो यहाँ क्या है? कर्क वृत्त के दक्षिण में। ठीक है, कर्क वृत्त के दक्षिण में, यानी कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार पर। ठीक है, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतर भाग में कर्क रेखा के दक्षिण में AW यानी उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार के, यहाँ यानी बारिश ज़्यादा होता है। विंटर नहीं, शीत में नहीं होता। तो कब होता है? तो गर्मी में। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार के जलवायु है AW, और ये प्रायद्वीपीय पठार में वर्षा कराती है। वहीं अगला है AW हो गया आपका BSHW। ठीक है, BSHW जैसे B बड़ी है और SHW जो है छोटी में है। क्या है? SHW छोटी में है। तो ये अर्ध सूक्ष्म। ठीक है, अर्ध सूक्ष्म स्टेपी प्रकार। SH जहाँ हो जाएगा SHW, तो ये स्टेपी प्रकार की जलवायु होगा। तो ये कहाँ पाया जाता है स्टेपी प्रकार की? तो उत्तर पश्चिम गुजरात में पाया जाता है। उत्तर पश्चिम गुजरात में, पश्चिमी राजस्थान में और पंजाब के कुछ भाग में ASW BSW। B जैसे आ जाएगा B, तो ये हो जाता है कांटेदार लगभग। और BWHW गर्म मरुस्थल पाया जाता है। ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग में पाया जाता है। BWHW CWG जो है सूक्ष्म शीत ऋतु वाला मानसून है। तो गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर क्षेत्र, मेघालय जैसे हो गया, ये सब CWG सूक्ष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार की जलवायु पाया जाता है यहाँ। वहीं DWF की बात करें, DWF की तो DFC का बात करें, DFC तो लघु
ग्रीष्म, ठंडी, आर्द्र, शीत ऋतु। लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश में। वहीं ई ध्रुवीय प्रकार की जलवायु है। ई क्या है? ध्रुवीय प्रकार की जलवायु जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में पाया जाता है। ई ध्रुवीय प्रकार की जलवायु कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पाया जाएगा जहाँ बर्फ ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और एक याद रखिएगा कि स्टेपी प्रकार का जलवायु कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के कुछ भाग में और उत्तर पश्चिम गुजरात में, ठीक है। BW, BSHW, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है 99 नंबर क्वेश्चन है, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? भारत की क्षेत्रीय सीमा जो है तट कितने समुद्री मील तक या कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है समुद्र की ओर? तो ये हो जाएगा आपका 16 मील जो है, सॉरी 12 समुद्री मील, ठीक है। 12 समुद्री मील यानी 21.9 किलोमीटर और 1.8 किलोमीटर बराबर होता है 1 मील, 1 समुद्री मील, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार में समृद्ध है? तो कोयले के भंडार में कौन समृद्ध है? तो आपका सबसे पहले हो जाएगा दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी भी है, महानदी घाटी भी है और गोदावरी भी है, ठीक है। गोदावरी नदी घाटी भी कोयले के भंडार में, गोदावरी नदी घाटी ये भी आपका जो है कोयले उत्पादक क्षेत्र में अधिकांश विस्तार तेलंगाना में इसका पाया जाता है, गोदावरी नदी घाटी का, तेलंगाना, ठीक है। पर वहीं बात करें दामोदर नदी क्षेत्र जो है कहाँ तक फैला हुआ है दामोदर नदी घाटी, तो झारखंड हो जाएगा आपका, झारखंड इसका विस्तार, ये झारखंड का झरिया, भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन है दामोदर नदी घाटी में ही। झारखंड में चंद्रपुरा जो है झरिया, झारखंड का हो गया झरिया, झरिया चंद्रपुरा हो गया, चंद्रपुरा, चंद्रपुरा, कर्णपुरा, ठीक है, कर्णपुरा, गिरिडीह, गिरिडीह जो है ये हो गया आपका गिरिडीह, बोकारो, रामगढ़, रामगढ़ जो है बोकारो, ठीक है। ये सब कोयला क्षेत्र है, कोयला नदी घाटी है इस सब क्षेत्र में। और झरिया जो है भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है, यहीं पे है। अब बात करें सोन नदी घाटी की, तो सोन नदी घाटी जो है इसमें अधिकांश MP का आ जाता है, मध्य प्रदेश का, क्योंकि यहीं से ये निकलती है, छत्तीसगढ़ और MP की सीमा बनाते हुए, मतलब यहीं से निकलती है, इसी के सीमा पर स्थित है। अमरकंटक की पहाड़ी, ठीक है, मेघालय और इसी यहीं से निकलती है। सोन नदी घाटी अधिकतर क्षेत्र मध्य प्रदेश हो गया, UP हो गया, यहीं पे UP MP यहीं पे है आपका सिंगरैनी, ठीक है, सिंगरैनी सॉरी सिंगरौली है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र है, सिंगरौली ये कोयला क्षेत्र है यहीं UP MP सोन नदी पर ही। सुहागपुर भी है, उमरिया भी है इसी नदी घाटी पे, उमरिया, सुहागपुर, ठीक है, सुहागपुर ये भी सोन नदी घाटी में है, कोयला खनन क्षेत्र। वहीं हम बात करें महानदी घाटी की, तो ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का क्षेत्र छेकता है। प्रमुख क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ का कोरबा, छत्तीसगढ़ में कौन सा कोयला क्षेत्र है? तो यहाँ छत्तीसगढ़ में आ जाएगा कोरबा, जो है बहुत प्रसिद्ध है कोरबा, कोरबा, विश्रामपुर, चिरमिरी, ठीक है, चिरमिरी, विश्रामपुर ये सब आपका जो है छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। वहीं बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में तालचर है, ठीक है, तालचर,
उड़ीसा का है। तालचर सुंदरगढ़ है, ठीक है, सुंदरगढ़ है। और सुंदरगढ़, संबलपुर, ये सब उड़ीसा में, सुंदरगढ़ और संबलपुर ये सब भी उड़ीसा में है, कोयला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्या है, चीनी का जहाँ ज़्यादा उत्पादन होगा वहीं होगा, सॉरी, गन्ना का उत्पादन जहाँ होगा वहीं होगा चीनी का अधिक उत्पादन। तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा 2022 के अनुसार, ठीक है। और उत्तर प्रदेश दूसरा स्थान में 22 के अनुसार, ठीक है। तो अभी थोड़ा ये डेटा, अभी ही जब वीडियो देख रहे हैं, अभी ही वीडियो रोक के आप डेटा देख लीजिए। इससे क्या होगा कि वो कॉन्सेप्ट में अंदर, सब कॉन्सेप्ट माइंड में आपको चला जाएगा, नहीं तो ये आपको याद रहेगा 22 का ही। और वर्ष 23 में उत्तर प्रदेश चीनी का अग्रणी सबसे बड़ा उत्पादक है। तो ये आपका ये भी सही है, आपका सी नंबर भी सही है। सॉरी, अग्रणी सबसे बड़ा नहीं, ये दूसरा है, ठीक है, दूसरा। तो इसका केवल ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। वहीं बात करें ए नंबर ऑप्शन की, तो यह वजन कम करने वाला उद्योग है। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन सही माना गया है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? तो वातावरण जो है मुख्य रूप से दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है? तो उत्तर प्रदेश का 8 जिला होता है और झारखंड का भी 8 जिला होता है, झारखंड राज्य से। तो ए सी नहीं है, ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से आपका 3 जिला साझा करते हैं, वहीं नेपाल से जो है आपका 7 जिला साझा करती है, कुल 22 जिला साझा करती है सीमा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। तो जी ये सही हो जाएगा आपका। पाइराइट्स क्या है, गंधक प्रकार का होता है, एक पाइराइट खनिज गंधक का एक प्रमुख स्रोत होता है, पाइराइट से ही आपका गंधक निकलता है, ठीक है। तो ये रोहतास में सर्वाधिक पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन, चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। तो ये भी आपका सही है, रोहतास, मुंगेर, भभुआ में चूना पत्थर पाया जाता है। जमुई जिले में सोने का भंडार पाया जाता है। तो उपयोग में एक से अधिक, ठीक है। ये चार्ट देख लीजिए। तो पाइराइट खनिज गंधक का एक प्रमुख स्रोत है, यह रोहतास में सर्वाधिक पाया जाता है, ये पॉइंट हो गया। फिर चूना पत्थर भभुआ, मुंगेर, रोहतास जिला में पाया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है बिहार के प्रमुख खनिज और उनके क्षेत्र के बारे में। कोयला जो है भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है, जो कि ये झारखंड से लगा हुआ है, दक्षिणी छोर में है, बिहार के दक्षिणी भाग में है भागलपुर, मुंगेर। अफरक जो है नवादा, गया में पाया जाता है, गया में, और नवादा अफरक के लिए जाने जाते हैं। क्वार्टज और सिलिका जो है भागलपुर, जमुई, मुंगेर, नालंदा, भागलपुर, जमुई, मुंगेर, नालंदा जो है ये क्वार्टज और सिलिका पाया जाता है यहाँ। बॉक्साइट जो है मुंगेर और रोहतास में पाया जाता है। मुंगेर इधर है पूर्वी और दक्षिणी बिहार में, तो वहीं रोहतास जो है आपका पश्चिमी दक्षिणी बिहार में। फेल्सपार जो है गया, जमुई, मुंगेर में पाया जाता है, गया, जमुई और मुंगेर में फेल्सपार। ग्रेनाइट जो है भागलपुर में ग्रेनाइट पाया जाता है, गया, जहानाबाद और जमुई में ग्रेनाइट, गया, जहानाबाद, जमुई में पाया जाता है ग्रेनाइट। लो एस मैग्नेटाइट जो है गया, जमुई में, लो एस मैग्नेटाइट गया, जमुई में। लेड जिंक जो है, लेड जिंक ये बांका और रोहतास में पाया जाता है, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर बनती है? तो ये हो जाएगा आपका लीलाजन और मोहाना, ठीक है, मोहाना और लीलाजन नदी के संगम पर जो है लीलाजन और मोहाना, मोहाना और लीलाजन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार की पवित्र नदी
कहा जाता है फल्गु नदी है निरंजना नदी को। ये मोहना और लीलाजन नदी के संगम। बिहार में पवित्र फल्गु नदी जो है इन नदियों के संगम से बनती है। मोहना और लीलाजन नदियों के संगम से निकलती है फल्गु नदी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? तो ये हो जाएगा आपका ठाकुरगंज में चाय बागानों की स्थापना की गई है। ये 15,000 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। 15,000 एकड़ भूमि में चाय की खेती की जा रही है बिहार में। इसकी शुरुआत जो है 1992 से की गई है, 1992 से, और जो कि दार्जिलिंग से 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। दार्जिलिंग से 200 किलोमीटर से कम भी दूरी पर स्थित है, यानी 200 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और किशनगंज को जो है, किशनगंज को बिहार का जो है क्या कहा जाता है, तो किशनगंज को बिहार के दार्जिलिंग के रूप में जाना जाता है। वहीं चाय बागान जो है, चाय किस प्रकार का फसल है, तो ये एक उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंधीय झाड़ीदार पौधा होता है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण और उपोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय झाड़ीदार पौधा होता है। ठीक है, झाड़ीदार। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 21 से 11 के अनुसार क्रम चुनिए। तो इसमें सिवान, किशनगंज, मधेपुरा, ये नंबर ही सही हो जाएगा। ठीक है, क्रम से सिवान, तो किशनगंज, मधेपुरा जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुआ है। ठीक है, ये सही है। ये जनसंख्या वृद्धि वाले जो 5 जिले होते हैं, इनमें से कौन कौन है, तो आरोही क्रम में अगर सजाएं तो आरोही मतलब हो गया आपका बढ़ते क्रम में। ठीक है, मतलब कम से ज़्यादा की ओर, सॉरी, आरोही दिया है तो ज़्यादा से कम की ओर इसमें दिया है। तो मधेपुरा हो गया, किशनगंज हो गया, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया, खगड़िया, ठीक है, और पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण अगर बात करें न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला 5 जिला, गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज, अरवल, ठीक है, अरवल, दरभंगा, दरभंगा, रोहतास, ठीक है, रोहतास और मुंगेर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है, तो अनाज आधारित उद्योग का जो है, अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व है कृषि आधारित खाद्य उद्योग में। ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, सही है, निष्क्रिय ज्वालामुखी, और विलुप्त नहीं होगा, सुषुप्त होगा। ठीक है, सुषुप्त। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। तो सुषुप्त शांत, निष्क्रिय शांत हो गया, सुषुप्त हो गया प्रसुप्त, और सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 110 नंबर क्वेश्चन, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ भारत में दक्षिण क्षेत्रों में है, सही है। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में नहीं, गलत बात है। भारत के केंद्रीय और दक्षिणी क्षेत्रों में है, गलत बात है। तो ये आपका सही, ए नंबर सही है। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। थैंक्स। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।